नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का जो पठन है वो करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा उससे ही प्रश्न एक लाइव वीडियो में पूछे जाएंगे। आज ही होगी लाइव वीडियो वो। ठीक है जी, बैच शुरू हो रहा है। पहला वीडियो साथी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हिंदी भाषा को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके विकास का स्तर जो है अचानक से नहीं उपजा है, बल्कि वो एक कदम दर कदम जो है चला है, चरणों में विभाजित है। तो हम क्या है कि हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि कहाँ से हिंदी निकली। आपको पता ही है कि हिंदी जो है संस्कृत भाषा से निकली है। तो संस्कृत को हिंदी की माँ भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, और हिंदी को बेटी कहा जाता है संस्कृत की। तो इसको पहले समझ लेते हैं, संस्कृत का दौर कैसा रहा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा कौन कौन सी थी, फिर आधुनिक आर्य भाषा कौन थी। तो तीन मुख्य जो चरण आपको मिल जाते हैं साथियों। ठीक है, तो ये दृष्टि की बुक से स्क्रीनशॉट लिया है, तो वहीं से आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, PDF भी दे दूंगा, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं। आगे देखिए साथियों, पहला चरण प्राचीन आर्य भाषा। इसका जो समय है साथियों, कुल 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं 2000 ईसा पूर्व की जगह किताबों में 1500 ईसा पूर्व भी दे रखा है। तो ये दोनों ही आप ख्याल में रखेंगे। आगे वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत इसका पहला भाग है। प्राचीन आर्य भाषा का पहला भाग वैदिक संस्कृत है। इसका समय जो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है जी। और 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। कहीं पुस्तकों में इसका जो समय है साथियों 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, और अंतिम सीमा इसकी वैदिक संस्कृति वो 800 ईसा पूर्व तक भी बताई गई है। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट का मतलब जो आपको पता ही है कि क्राइस्ट का जन्म होता है 21वीं सन में, तो उसके बाद फिर ईसवी सन शुरू होता है। ठीक है, तो उससे पहले के समय को BC कहा जाता है। ओके जी। तो साथियों, जो वैदिक संस्कृत है इसमें कौन सा साहित्य लिखा गया, तो इसमें वेदों की रचना हुई है। पता ही होगा आप लोगों को, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद वगैरह। तो ये 4 वेदों की रचना जो है इसमें हुई है वैदिक संस्कृत में। ये आम जन की भाषा नहीं थी, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। आगे है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत ये क्या है भाई, तो लौकिक से मतलब ये भाई लोगों की भाषा, आम जन की भाषा। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आम जन की भाषा लौकिक संस्कृत है। उसका समय काल जो है 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व की जगह किताबों में आपको 800 ईसा पूर्व भी समय मिल जाएगा। ठीक है, और 500 ईस्वी पूर्व जो है इसका अंतिम समय। और इसमें जो साहित्य रचा गया है, जैसे कि आपने वो पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में सुन रखा होगा, वो संस्कृत की व्याकरण। ठीक है, फिर कालिदास की इसमें रचनाएं आती हैं, भास की आ जाती है, महाक की आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी रचनाएं जो हैं लौकिक संस्कृत यानी आम जन की भाषा जो थी। ठीक है, तो ये थी, वो याद करना है। आगे साथियों, मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका समय जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है। इसमें जो पहली भाषा आ जाती है वो है पाली। और पाली का जो दौर है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी सन तक है। आपको पता है बौद्ध ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। आगे क्या है, प्रकृत। ठीक है, प्रकृत जो है इसका जो समय है वो 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक है। और अपभ्रंश हमारा तीसरा चरण आ जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा में। तो देखिए भाई, अपभ्रंश या इसको अपभट भी कह दिया जाता है वैसे, लेकिन मूल रूप से अपभ्रंश कहेंगे। तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो है इसका समय काल माना जाता है। ठीक है जी, तो ये रहा कुछ दौर। कहीं कहीं अपभट को अपभ्रंश के बाद की भाषा मान लिया जाता है। तो इसका जो दौर है कुछ पुस्तकों में 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है जी, तो ये अलग अलग जो धारणाएं अलग अलग पुस्तकों में मिल जाएंगी, तो इसलिए बता दिया। बाकी आधुनिक आर्य भाषा जो है, जैसे हिंदी है, बांग्ला है, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, तो इसका जो विकास है वो 1000 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है साथियों, तो ये समय काल कुछ जो आपने याद करने हैं पूछे जा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इसमें थोड़ा सा संदेह है, एक्यूरेट नहीं बताया जाता है। बाकी बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, तो अलग अलग पुस्तकों में जानकारी अलग अलग आपको मिल जाएगी। तो हिंदी भाषा यहीं से चली है और तब जाकर आधुनिक आर्य भाषा परिवार में जाकर जो हिंदी का स्वरूप बना है। ठीक है जी, अभी आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या कहा जा रहा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में, कि हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप है संस्कृत। कहने का तात्पर्य यह है कि देशिक और कालिक का अर्थ हम क्या लें। देशिक कालिक का अर्थ हुआ देश काल, पर्यावरण। अभी जो मौजूदा माहौल में हम हिंदी को देख रहे हैं, तो उसका जो सबसे प्राचीनतम रूप है साथियों वो संस्कृत है।
तो संस्कृत का काल मोटे रूप से क्या है भाई, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। जैसे कि जो मैंने कहा कि जो एक्यूरेट नहीं है, कई पुस्तकों में 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक दिया गया है। तो ये संस्कृत में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों को अटैच करके बताया जा रहा है, ठीक है। और इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। बोलचाल की भाषा आपको पता, मैंने पीछे बताया, लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत जो थी वो ऋषि मुनियों की भाषा थी, वो बोलचाल की भाषा नहीं मानी जाती है। और उस बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप जो है संस्कृत वाङ्मय में प्रस्तुत हुआ। कहने का तात्पर्य संस्कृत के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो अगर हम संस्कृत के ग्रंथ देखें ना, वैदिक संस्कृत यानी वेदों की बात हम छोड़ देते हैं, तो जो अष्टाध्यायी है पाणिनि का, ठीक है, भास की रचना है, माघ की रचना है, कालिदास की रचना है, तो वो लौकिक संस्कृत में है, ठीक है। तो उसकी भाषा को, उन पुस्तकों की भाषा को हम बोलेंगे संस्कृत का शिष्ट और मानक रूप, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन और थोड़ा आसान से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं, ये तो पीछे बता दिया, वैदिक संस्कृत और जिसमें वैदिक बाद में है, यानी वेदों की रचना की गई है। दूसरा लौकिक संस्कृत, जिसको क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना साथियों, ठीक है, पूछा जा सकता है, आगे आने वाली वीडियो में पूछ भी सकते हैं हम। तो क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से रचनाकार आए थे? वाल्मीकि रामायण आपने सुना होगा। व्यास यानी वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। 18 पुराणों की रचना की है। भास आ जाते हैं, अश्वघोष आ जाते हैं, कालिदास आ जाते हैं, महाग आ जाते हैं। तो इनकी रचनाएं जो है हम लौकिक संस्कृत, जिसको हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, इसमें हुई है। और जो उस वक्त के आम जन लोगों की भाषा भी थी। आगे साथी देखिए, इस संस्कृत काल के अंत तक मानक परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी। कहते हैं कि लौकिक संस्कृत तो चलो चल ही रही है, उसी को हम मानक भाषा कहेंगे, उस वक्त की मानक परिनिष्ठित भाषा कहेंगे, जो कि किताबों में थी, ग्रंथों में थी। लेकिन इसकी 3 क्षेत्रीय बोली, जैसे हिंदी है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 17 मिल जाएंगी, 18 मिल जाएंगी किताबों में आपको। जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 है, पूर्वी हिंदी में 3 है, वो आपने पढ़ रखा है साथियों ना। लेकिन क्या है ना कि ये लौकिक संस्कृत की 3 बोलियां, तो इसमें क्या है, 3 क्षेत्रीय बोलियां आ जाती है। तो इसमें पश्चिमोत्तरी, ठीक है, यानी पश्चिम उत्तर मध्य देश, यानी मध्य देश की, और पूर्वी यानी भारत के पूर्वी हिस्से में। तो ये 3 आपने याद कर लेनी, इसके 3 नाम हैं। इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि ये संस्कृत जो पढ़े हैं, संस्कृत का जो नेट का एग्जाम देते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं। आगे देखिए साथियों, संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व तक, जब 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई, यानी विशेषता जो है काफ़ी बदल गई। अभी मैंने बता दिया कि भाई 500 ईसा पूर्व जब जो है, इसका समय काल जो है किसका रहा है? लौकिक संस्कृत का, आपने पढ़ा। लेकिन इसके बाद जो समय चलता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी सन तक, वो किसका था जी? वो पाली था। यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी सन तक जो समय चला है, वो भाई पाली भाषा का चला है। और इसका जो काल है वो ये बता दिया अभी, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक। और बौद्ध ग्रंथों की रचना इसमें मिलती है, और वह इस बोलचाल की भाषा का विशिष्ट और मानक रूप था। और याद रखना है कि पाली की भी आगे क्षेत्रीय बोलियां थी, और उनकी संख्या जो थी वो 4 थी। कितनी सी साथियों? 4 थी। और पश्चिमोत्तरी यानी पश्चिम और उत्तर, मध्य देशी और पूर्वी और दक्षिणी, तो 4 इसकी बोलियां हो जाती हैं जी। ये वीडियो में हम प्रश्न पूछ सकते हैं, तो देख लीजिएगा ध्यान से। नेट और मास्टर कैडर के लिए ठीक रहेगा साथी, क्योंकि हिंदी का विकास भी इसमें आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिएगा। PDF तो चलो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर में। आगे देखिए, पहली ईस्वी सन तक, यानी पहली ईस्वी से लेकर आते आते जब बोलचाल की भाषा परिवर्तित हुई, और पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका प्राकृत नाम से अभिहित किया गया नाम। ओके, तो कहने का तात्पर्य है 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी तक का जो समय है, इसको प्राकृत नाम दिया गया है। इस काल में कई क्षेत्रीय बोलियां आ गई थी, ठीक है। इसकी भी आगे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि पाली की 4 क्षेत्रीय बोलियां थी, जिसमें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। तो इसकी भी आगे कई बोलियां आ गई थी, जिसमें से मुख्य 5 आती हैं साथियों: शोर सैनी, पशाची, महाराष्ट्री और मागधी, अर्धमागधी, ठीक है। ये 5 है, लेकिन और भी कुछ मिल जाती हैं, जैसे बराचट से सिंधी भाषा का विकास हुआ है जी, बाद में जाकर, आगे जाकर, ठीक है, 1000 ईस्वी सन तक जाके, ठीक है, सिंधी का। तो ये 5 है मुख्य, लेकिन ब्राचर को भी बीच में गिन लिया था, तो 6, ठीक है। कई बोलियों का विकास हुआ, तो 6 से 7 भी हो सकती हैं। वो 7 भी कौन सी, वो किसी अन्य वीडियो में, लेकिन जो मुख्य रूप से आप 6 लेके चलिए भाई, ठीक है। आगे फिर जो दौर रहा है
दौर कौन सा है भाई? 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक आपको बताया। प्राकृतों यानी जो प्राकृत भाषा रही है, प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ है साथियों। ठीक है, अभी आपको पता है, पीछे मैंने समझाया है, 2 मिनट रुकिए आपको बताता हूँ। ओके साथियों, ये देखिए भैया, ओके, मध्यकालीन आर्य भाषा जिसका हमने ये पढ़ लिया, पाली भाषा जिसमें बहुत ग्रंथ रचे गए। प्राकृत भाषा इसका जो विकास है 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक रहा, तो इसी में शोर, सैनी, पिशाची है ना, ये सब रहा है। और अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश साथियों ये भी आपने याद रखना है। अपभ्रंश जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अच्छा, क्या अभी बताने वाला हूँ, तो मध्यकालीन आर्य भाषा इन जी प्राकृत नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राकृत। अच्छा, एक और बात साथी जो आपने याद रखना है कि पाली को प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है। ओके, जो प्राकृत है 1 ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी सन तक, इसको द्वितीय यानी दूसरी प्राकृत कहा जाता है। ओके, और जो अपभ्रंश है इसको तृतीय कहा जाता है जी। ठीक है, ये याद रखेंगे, तृतीय अपभ्रंश, तो या तृतीय प्राकृत। ठीक है, तृतीय प्राकृत कहा जाता है अपभ्रंश को, ऐसा। तो साथियों अभी पढ़ते हैं इसको कि प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। प्राकृत के आपको बताया 5 6 है ना, आगे कई क्षेत्रीय बोलियां निकली, तो इसी तरह से अपभ्रंश की भी कई क्षेत्रीय बोलियों का विकास जो है हुआ है। अलग कुछ नहीं निकला है, अलग नहीं निकला है, बस उसका विकास हुआ है। ओके, यानी जो बोलियां थी ना प्राकृत की, बस उसका आगे विकास हुआ है। देखिए कौन कौन सा। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा के रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 भाषाएं जो हैं लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, असमी यानी असम, इसका विकास हुआ है। देखिए साथियों अभी क्या बताया जा रहा है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को हुई होगी। जो प्राकृत थी आपने ऊपर पढ़ा, मैंने जो बताया भी था, शोर, सैनी, पिशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, ये 5 प्राकृत क्षेत्रीय बोली थी, मुख्य ब्राह्मण भी थी, उससे सिंधी का निर्माण हुआ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई प्राकृत से 5 क्षेत्रीय रूपों का विकास हुआ। ठीक है, वो अपभ्रंश में भी चलता रहा, लेकिन 9 जो भाषाएं हैं जिसमें लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, तो इसका विकास भी अपभ्रंश में जाके हुआ है। और ये अलग नहीं हुआ है। इन 5 क्षेत्रीय रूप जो प्राकृत के रहे हैं ना, जो प्राकृत के 5 क्षेत्रीय रूप रहे हैं साथियों, इसी से ही आगे जो है ये जो आगे आधुनिक आर्य भाषाएं हैं इसका विकास हुआ है। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। आगे आगे क्या बोला जा रहा है कि आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में रही होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है जो क्षेत्रीय रूप है प्राकृत के, उसके जो विकास यानी उसकी जो संख्या है वो मूल रूप से 6, जैसे कि ऊपर मैंने बता दिया, जो 6 बताया गया है, और 10 के बीच में जो है मानी जाती है। इससे जहाँ